सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर जो 100 मीटर वाली परिभाषा दी थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जनता सड़कों पर उतर आई थी। लेकिन क्या अब अरावली पर्वतमाला पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है? और आखिर क्या है ये अरावली कंट्रोवर्सी? इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में पीछे। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं किया गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। बात है 1920 के दशक की। पहला विश्व युद्ध जस्ट खत्म ही हुआ था और अमेरिका ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन ये जीत आई थी आने वाले कई सालों के संघर्ष की कीमत पर। इस युद्ध की वजह से अमेरिका में इतना भयानक इकोनॉमिकल डिप्रेशन शुरू हो गया कि फैक्ट्री के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे और मजदूरों के पास करने के लिए काम नहीं था। खेती बाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई ना के बराबर। और हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके थे कि एक बुशल गेहूं जो करीब 27-28 किलो के बराबर होता है, उसकी कीमत $1 से $2 पहुंच गई थी। जबकि युद्ध से पहले इतने ही पैसों में आधे महीने का राशन आ जाता था। अमेरिका की पूरी जनता रोटी को तरस रही थी। मगर खाना एक ऐसी जरूरत है जिसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। और ऐसी सिचुएशन में वहां के किसानों को दिखी एक सोने की मुर्गी। उन्हें पता था कि गेहूं की आने वाले टाइम में कीमतें फिर से कम हो जाएंगी, लेकिन अगर उन्होंने अभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा गेहूं उगा लिया तो वो इतना पैसा छाप सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते थे इस मौके का फायदा उठाकर। अब किसानों के दिमाग में ये आइडिया तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खेती के लिए और ज्यादा जमीन कहां से लाएं। तभी उनका ध्यान गया ओक्लाहोमा, टेक्सास और कैंसस जैसे इलाकों में फैले हुए बड़े घास के मैदानों पर, जिन्हें द ग्रेट प्लेन्स कहते थे। इस जमीन से ज्यादा किसी को कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर 2 से 3 फीट ऊंची घास उगी रहती थी, जिससे किसी को कोई प्रॉफिट नहीं था। तो किसानों ने इस जमीन की घास को हटाकर यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया और अगले 10 सालों में उन्होंने 100 मिलियन एकड़ से ज्यादा की घास उखाड़ डाली। उस जमीन पर खेती शुरू की, जिससे उन्होंने जमकर पैसा कमाया। लेकिन इस अंधे पैसे के लालच में आकर उन्होंने एक चीज पर तो गौर ही नहीं किया कि ये जो 2 से 3 फीट ऊंची घास रहती थी ना, इसकी जड़ें 10 से 15 फीट जमीन के अंदर रहती थी, जो ना सिर्फ सतह के नीचे की मिट्टी को बल्कि अंदर की नमी को और पानी को भी पकड़ कर रखती थी। अब आने वाले सालों में जब ये घास हट चुकी थी तो वहां उस जगह की मिट्टी ढीली पड़ गई, लूज हो गई, जिससे अल्टीमेटली वहां की नमी खत्म होने लगी। और साल 1931 के आते आते वहां इतना भयानक सूखा पड़ा कि खेती करना तो छोड़ो, वहां पर किसी को झाड़ी में एक हरा पत्ता तक मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात थी। उस इलाके में लोग पानी के लिए तरसने लग गए। लोग वहां अपनी खेती की बंजर हो चुकी जमीन को छोड़ आए। सैकड़ों लोग मरे और हजारों को इलाका छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती तो खुशकिस्मती मानी जाती उनकी। इन इलाकों में जो ऊंची ऊंची घास रहती थी ना, उससे हवा की रफ्तार भी कम होती थी। तो जब यहाँ पर कोई घास नहीं बची तो हवा की स्पीड को कंट्रोल करने वाला बैरियर भी खत्म हो गया, जिसके बाद यहाँ हवाएं 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और अपने साथ लाने लगी काली रेत के 1 मील से भी ज्यादा ऊंचे तूफान। 14 अप्रैल ईयर 1934 इस इलाके में इतना भयानक तूफान ओरिजिनेट हुआ कि एक ही दिन में अमेरिका के 12 स्टेट काली मिट्टी से ढक गए। ये तूफान हजारों मील दूर देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गया। बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों की गाड़ियां धूल में दफन होने लगी। हवा में इतनी ज्यादा धूल और डस्ट हो गई थी कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, उनके लंग्स में धूल जम रही थी। 7,000 से ज्यादा लोग फेफड़ों में धूल भर जाने के कारण डस्ट निमोनिया से मर गए। 25 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। 7.5 लाख खेत बेकार हो गए। 25 लाख लोग बेघर हुए और पूरे देश की क्रॉप प्रोडक्शन 32% से गिर गई। आलम इतना ज्यादा खराब हो रहा था कि हर साल देश को $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था। वो भी उस समय जब देश की जीडीपी ही $66.8 बिलियन की थी। लोगों से बहुत कुछ छिन गया। देश की अर्थव्यवस्था सालों पीछे चली गई। और ये सब क्यों हुआ? एक नेचुरल जगह को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करने की वजह से। यूज करना सही शब्द नहीं होगा, तबाह करने की वजह से। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई, ये वीडियो तो अरावली के ऊपर है, इसका अमेरिका से, उसके घास के मैदानों से क्या लेना देना? तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ वहां हो चुका है वैसा ही कुछ हमारे देश में, भारत
भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर कर रहे हैं, जिससे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत भारत के 3 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की हवा और 150 करोड़ लोगों की जिंदगी का सौदा अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया जा सकता है। अरावली हिल्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। आपने इससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा, लेकिन कई सारे वीडियो में या कहूं तो आधे से ज्यादा वीडियोस में आपको पूरा सच बताया ही नहीं जा रहा है। कहीं जानकारी अधूरी है तो कहीं वीडियो पूरा का पूरा झूठा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या सच में अरावली को भारत सरकार अपने प्रॉफिट के लिए बेच रही है, क्या भारतवासियों की जिंदगी से सौदा किया जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर ये जो सब बातें चल रही हैं ये एक प्रोपेगेंडा है जहां पर आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। अरावली हिल्स जो दिल्ली एनसीआर के आसपास एक लौती हिल रेंज है, खनन और निर्माण के लिए इस जगह को खोल दिया जाएगा। हम सबको वो नुकसान होने वाला है। और कैसे आपके द्वारा लिया गया एक छोटा सा स्टेप कल को आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकता है। तो चलते हैं अरावली के पर्वतों पर और जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई अनबायस्ड तरीके से फैक्चुअल डिटेल्स के साथ आज के नॉलेजेबल और पर्दाफाश कर देने वाले तगड़े वीडियो में। ये है भारत का जियोग्राफिकल मैप और यहाँ है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रेत का सैलाब आए दिन रेतीले तूफानों से जूझता है और गर्मी के मौसम में यहाँ तापमान बड़े आराम से 50 डिग्री को पार कर जाता है। ये रेतीला सैलाब अगर चाहता तो आगे बढ़ते बढ़ते ये अपनी हवाओं का सहारा लेकर दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे बड़े शहरों के साथ साथ पूरी एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े राज्यों को अपने आगोश में आराम से ले सकता था, जिसके बाद ये पूरा एरिया जहां की हवा का AQI ऑलरेडी 400-500 पार कर चुका है, वहां और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता, और ज्यादा तापमान बढ़ता और ये सारी जगहें किसी भट्टी की तरह तप रही होती और दिल्ली फिर देश की राजधानी नहीं रहती, ये एक जानलेवा जेल बन जाती जहां आने के बाद 2 साल के अंदर ही कैदी का स्वर्गवास हो जाता। लेकिन ऐसे नरक जैसे हालातों को बनने से रोकती हैं और हमारी रक्षा करती हैं अरावली की पहाड़ियां। गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक 720 किलोमीटर के एरिया में फैली हिमालय से भी पुरानी अरावली पहाड़ियां थार डेजर्ट और इन रिहायशी इलाकों के बीच एक ग्रीन बैरियर का काम करती हैं, जो न सिर्फ थार से आने वाली रेत और डस्ट को इन इलाकों में आने से रोकती हैं, बल्कि वहां की गर्म हवाओं को भी ब्लॉक करती हैं। ये इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे इन अर्बन एरियाज का पोल्यूशन और टेम्परेचर कंपैरेटिवली कंट्रोल में रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पहाड़ियों पर 300 से ज्यादा पौधों की और 120 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। साथ ही कई प्रकार के जैकल्स, मंगूस, टाइगर्स, लेपर्ड्स और वॉल्व्स यहाँ पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों में कुल 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क समेत सुल्तानपुर संभर, सिलीसेर और असोला भाटी जैसे क्रिटिकल वेटलैंड्स मौजूद हैं। साथ ही चंबल, साबरमती, लूड़ी, माही और बनस जैसी नदियां आसपास के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी और किसानों को खेती के लिए सिंचाई के साधन देती हैं। और सरकार और न्यायपालिका ये बात बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानती है कि अरावली के पर्वत मात्र पहाड़ियां नहीं है, ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये इंसानों के अस्तित्व की नींव है। मगर 1980 के दशक में पूरा लैंडस्केप ही बदलने लगा। अरावली की पहाड़ियों पर जिंक, लेड, सिल्वर, टंगस्टन, मार्बल, ग्रेनाइट जैसी 70 से ज्यादा बेशकीमती मिनरल्स की भरमार थी, जिस पर लोकल माफियाओं की नजर पड़ चुकी थी। उन्होंने इस पहाड़ी को खोखला करना शुरू किया, यहाँ पर खदानें बनानी शुरू कर दी और 1980 के आते आते यहाँ पर 28,000 से ज्यादा लीगल और इल्लीगल माइंस शुरू हो चुकी थी, जिनसे धीरे धीरे ये पहाड़ियां जमीन में मिलती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा कि अरावली की पहाड़ियों को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली और इल्लीगल तरीके से खत्म किया जा रहा है और इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और साल 2002 में अरावली में होने वाले किसी भी तरीके की माइनिंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया। यानी अरावली की पहाड़ियों में किसी भी तरह का खनन किसी की भी परमिशन से नहीं हो सकता था। अब जैसे ही ये फैसला मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, पूरी जनता को ये लगने लगा कि अब अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित है। मगर क्या वाकई में ऐसा हुआ? अरावली को लेकर 2000
2020 में ढेर सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई और उसमें जो सच लोगों के सामने आया ना, उस पर किसी को यकीन तक नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1975 से लेकर 2019 के बीच अरावली पहाड़ियों का 8% हिस्सा गायब हो गया। यहाँ इतनी ज्यादा माइनिंग की गई कि ना यहाँ पहाड़ी बची ना पेड़ बचे। 1967 से लेकर अब तक राजस्थान में मौजूद 25% अरावली की पहाड़ियां गैर कानूनी खनन की वजह से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। 2018 की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी रिपोर्ट में यह बताया गया कि कंपनीज को जिन इलाकों में खनन की अनुमति थी वो उस परमिसिबल पॉइंट से 10,300 हेक्टेयर बाहर की पहाड़ियों तक को तबाह कर रहे थे। इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए थे माइनिंग के ऊपर इस इलाके में, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ चल रहा था और लोगों की जिंदगियों पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ रहा था। पहाड़ पे चढ़ने के कारण से जैसे बकरी को बचाने के चक्कर में उस बच्ची का पैर फिसल गया, उधर खान में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। गुरुग्राम के हरचंदरपुर गांव में 20 साल पहले जहां केवल 10 मीटर की गहराई में किसानों को पानी मिल जाता था, वहीं अब उन्हें 150 मीटर की बोरिंग करवानी पड़ती है। इसके बावजूद पानी की कमी रहती है इस इलाके में और उनके खेत सूख कर मानो बंजर जमीन और रेगिस्तान में बदल रहे हैं। राजस्थान का अलवर जिला जो पहले अरावली की वजह से सुरक्षित रहता था, अब वहाँ रेतीले तूफान आते हैं और अकॉर्डिंग टू डेटा इन ईयर 2009 वहाँ पर औसत से भी कम बारिश पड़ी है और ये इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रहा है। केवल 2018 में 50 से ज्यादा रेतीले तूफान शहरी इलाकों में एक्सपीरियंस किए गए, जिनमें 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। राजस्थान में 6 जून मंगलवार देर शाम रेत का बवंडर उठा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसके चलते अगले 3 दिन तक आंधी चलने का अनुमान है। बुसान, ल्यूनी, साहिबी, इंदौरी और सखी जैसी नदियां तो 2020 आते आते लगभग गायब हो चुकी हैं और लोगों के साथ साथ कोर्ट को भी ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इतने प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिक्कत कहां आ रही है। और उसके बाद उनका ध्यान गया एक बहुत क्रूशियल डिटेल पर। भारत में अश्लीलता एक दंडनीय अपराध है जिसके तहत 3 महीने तक जेल हो सकती है, मगर फिर भी आपने शायद ही ऐसा कोई देखा हो जो इस काम के लिए आज तक जेल गया हो, क्योंकि कानून में ये डिफाइंड ही नहीं है कि एक्चुअली में अश्लीलता है क्या है इसकी परिभाषा। ठीक यही समस्या जा रही है अरावली के साथ। अरावली की पहाड़ियों में खनन करना तो इलीगल है, लेकिन आखिर कौन सा इलाका अरावली की पहाड़ियों में आता है ये तो डिफाइंड ही नहीं है। जब भी कोई गैरकानूनी तरीके से खनन करता और पुलिस प्रशासन जब उसे रोकने आता तो वकीलों की एक बड़ी सी टीम लूप होल का फायदा उठाकर आर्गुमेंट करती कि कोर्ट ने कहीं पर भी अरावली को डिफाइन नहीं किया है, जिसका मतलब आप अभी ये कह नहीं सकते कि जहां पर अभी हम खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वो अरावली है, वो अरावली के अंदर आता है या नहीं। और इसी एम्बिग्विटी का फायदा उठाकर बेईमान अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर लेते थे और ईमानदार लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब 2011 से 2017 के बीच सरकार ने 4072 अवैध खनन के केस अरावली में दर्ज किए, जिनमें करीब 98 लाख मिनरल्स को खनन करके निकाल लिया गया था और ये पूरा माल 2 नंबर का था। और ये वो कंसाइनमेंट हैं जो रिकॉर्ड में चढ़े हैं। सोचो ऑफ रिकॉर्ड्स क्या क्या हुआ होगा। पुलिस वाले इनके साथ में और इनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। जब ठेकेदार को ये कह देते हैं फोन करके कि हमारे हैं, बंद कर दो मशीनें, वो बंद कर देते हैं और फिर आते हैं तो बोलते हैं कहाँ मशीनें हैं, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। उनको मतलब पहले पता हो जाता है तो पुलिस इनके साथ में मिलकर खा रही है और माइनिंग इनके साथ में मिलकर खा रही है। कोटपुतली से माइनिंग जो है, ये माइनिंग के अफसर हैं, मिलकर खा रही है सब। असल क्वांटिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी और असली दोषियों को आज तक कभी कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उनके पास थी ढेर सारी दौलत जो उन्होंने अरावली को तबाह करके कमाई थी। और ये सब क्यों हो रहा था? एक डेफिनेशन की कमी की वजह से। अब जनवरी 2024 तक आते आते कोर्ट इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये लालची लोग अरावली की पर्वत श्रृंखला को खत्म कर देंगे। तो उन्होंने एक बेंच गठित की और 20 नवंबर 2025 के दिन अपनी रिटायरमेंट के ठीक 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया के साथ एक फैसला किया और फाइनली उन्होंने अरावली को डिफाइन किया, मगर इतने ज्यादा बुरे क्राइटेरिया पर ऐसा लग रहा था कि वो अरावली को बचाने की बजाय उल्टा उसे खत्म करना चाहते हों। कोर्ट ने कहा कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई या एलिवेशन 100 मीटर से ऊपर होगी सिर्फ उन्हीं को अरावली हिल्स माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास इलाकों को प्रोटेक्टेड एरिया बनाकर वहां पर माइनिंग को बैन कर रखा है, जैसे कि नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, इको सेंसिटिव जोन्स और टाइगर कॉरिडोर्स। इन सब एरियाज के आसपास करीब 1 किलोमीटर की जमीन पर किसी भी तरीके की माइनिंग बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया फिर दिक्कत क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है कि दोषी पकड़े जाएंगे, जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी, क्योंकि अब तो डेफिनेशन आ गई है।
लेकिन असली प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हो गई है। जब कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल असेसमेंट को देखा तो पाया कि अरावली रेंजेस में केवल 10% पहाड़ियां ही ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है और बाकी की 90% जो पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे आती हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज जिनकी मैंने बात की थी उन पर ये कंडीशन लगाई गई है कि कल को अगर यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए तो यहाँ पर खनन के प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो, आज प्रतिबंध लगा दिया है, सबको खुश कर दिया, कल को बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से खनन को परमिशन देनी है, दैट्स ऑल, खत्म। अब आप खुद सोचो कि हमारे यहाँ का जो करप्ट सिस्टम है वहां अपने प्रॉफिट के लिए एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है। तो इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के साथ मिलकर अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करने की बजाय 90% पहाड़ियों को खनन करने वाले माफिया के हाथ में छोड़ दिया है। जहां पहले तो उन्हें अरेस्ट होने का डर भी रहता था, लेकिन अब वो डंके की चोट पर वहां पर माइनिंग करेंगे और 90% अरावली को बर्बाद कर देंगे और कोई माई का लाल इन्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, ये जो मैंने आपको बताया ना ये आधा सच है और ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पर सभी बता रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं पूरा सच। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस को आदेश दिए गए हैं कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ मिलकर एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग मतलब MPSM बनाए। इस प्लान में पूरी अरावली को फिर चाहे वो किसी भी ऊंचाई पर हो या विलुप्त हो चुकी हो उसे 4 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। परमिसेबल एरिया फॉर माइनिंग, एरियाज रिक्वायरिंग रिस्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन क्रिटिकल जोन्स और रीस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज, जिनमें से प्लान के हिसाब से जो इलाके परमिसेबल एरिया फॉर माइनिंग के अंदर आएंगे केवल उन्हीं में माइनिंग लाइसेंस इश्यू होगा और बचे 3 इलाकों में ना सिर्फ माइनिंग पर रोक लगाई जाएगी बल्कि वहां हो चुके इकोलॉजिकल नुकसान को रीस्टोर करने के लिए भी प्लान बनेगा। फंड्स भी अलॉट होंगे ताकि अरावली को अपनी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा सके। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक उनके सामने मैनेजमेंट प्लान पेश नहीं किया जाता, जब तक ये MPSM पूरी तरीके से नहीं बन जाता, तब तक माइनिंग के लिए किसी भी नए लाइसेंस को इशू नहीं किया जाएगा। और लिटरली ये जो प्लान है ना MPSM, यही आने वाले टाइम में भारत और भारतवासियों का भविष्य तय करने वाला है। अब देखो ये प्लान फाइनलाइज होने के बाद होंगे 2 रास्ते। अगर कमेटी ने ईमानदारी से काम करते हुए 95% से ज्यादा अरावली रेंजेस को माइनिंग के लिए ऑफिशियली रिस्ट्रिक्ट कर दिया तब तो अच्छी बात है, सब सुरक्षित रहेंगे। मगर इस बात के चांसेस इतिहास को देखते हुए काफी कम नजर आते हैं। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि कमेटी अपने प्लान में पहाड़ी के बहुत से हिस्सों को खनन के लिए लीगली खोल देगी और बहुत छोटा हिस्सा ही प्रोटेक्टेड एरिया रखेगी, जिससे जनता का, उनकी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा और नेताओं की जेब भर जाएगी। और इसी वजह से जनता में डर है और इसी वजह से अरावली का ये मुद्दा इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि करप्शन ने अपनी जड़ें कहां तक घुसा ली हैं। जिस सिस्टम में एक अमीर लड़के को 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए केवल 300 वर्ड का ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाए, वहां प्रकृति का भला ये बड़े बड़े अफसर कितना सीरियसली लेंगे। और जब एक बार अरावली नष्ट हो गई और देश का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खराब हो गया तो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है ये तो निकल लेंगे, लेकिन आम आदमी जिसकी हैसियत ही नहीं होगी कुछ भी करने की, वो यहीं सड़ सड़ के मरेगा और उसके फेफड़ों में धूल भरेगी। और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग आवाज उठा सकते हैं वो लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ताकि लोगों में और ज्यादा इस मैटर को लेकर अवेयरनेस आए। और फाइनली 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि अब कोई भी नई माइनिंग लीज इशू नहीं की जाएगी और अरावली के प्रोटेक्टेड जोन्स को बढ़ाया जाएगा। और ये सब पता है क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जनता ने आवाज उठाई। लेकिन अभी भी आराम करने का समय नहीं आया है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना चाहिए कि MPSM की जो मैनेजमेंट प्लानिंग है उसमें पूरी अरावली श्रृंखला को प्रोटेक्टेड जोन में ले लिया जाए। चाहे पहाड़ी कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, उसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, क्योंकि पैसा तो किसी भी तरीके से आने वाले समय में लोग कैसे भी कमा लेंगे, मगर एक बार अगर अरावली खत्म हो गई तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए ना आप रहोगे ना हम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत रातें जागा हूं, तब जाके ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ पाया हूं। स्पेशल थैंक्स टू अमन एंड ऋषि जिन्होंने ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मदद की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इससे एक वैल्यूएबल नॉलेज, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंच सकती है, किसी का माइंड चेंज हो सकता है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। और केवल अरावली ही नहीं, अपने आसपास के इलाकों में अगर कहीं पर भी पेड़ कट रहे हैं, हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।